क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, गोल्गी का एक कार्य है। कोशिका का अंतः कंकाल किसे कहते हैं? अच्छा सही से बता, पढ़ी थी कि रूम पे जाके? हाँ, कारण परसों का याद है? आई नहीं थी। साइटोलॉजी की शुरुआत वाली क्लास तो होगी। कोशिका खोज किसने करी और केंद्र की? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सीपी स्वानसन। गलत है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? और सीपी स्वानसन क्या है फिर? आधुनिक कोशिका के जनक या कोशिका विज्ञान के जनक? कोशिका विज्ञान के जनक। सिंगर और निकोलसन कौन है? बोलिए। लास्ट टाइम साइटोलॉजी की शुरुआत करी थी। साइटोलॉजी के अंतर्गत अपन ने बातें करी थी शुरुआत के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, उसके बाद में कोशिकांगों के अंदर। कोशिकांगों के अंदर पहला कोशिकांग लिखा था कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के लिए लिखा था सिंगर और निकोलसन ने तरल मोजेक मॉडल दिया था। लिखा था द्विस्तरीय लिपिड में प्रोटीन कणु धसे रहते हैं तथा मोजेक के रूप में विन्यासित रहते हैं। प्रोटीन कणु कैसे प्रकृति के होते हैं? एम्फोटेरिक या उभयसंवेदी होते हैं। कार्य के अंदर कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है? कोशिका झिल्ली। आवागमन को नियंत्रित करने के लिए फिर अलग अलग प्रकार लिखे थे, जिसके अंदर विसरण, परासरण, सक्रिय विगमन, निष्क्रिय विगमन, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये नाम लिखे थे। इसके अलावा अर्ध पारगम्यता तथा चयनात्मक पारगम्यता प्रदान करने का कार्य भी कौन करती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बाद में दूसरा कोशिकांग लिखा अपन ने अंतःप्रदेवी जालिका। हमने कहा राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर अंतःप्रदेवी जालिका दो प्रकार की होती है। पहले नंबर पे आती है स्मूथ ईआर, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। हमने कहा नलिकाकार होती है, राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। कार्य के अंदर सबसे पहला कार्य लिखा कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन, स्टेरॉइड और फोस्फोलिपिड का संश्लेषण करना। दूसरा कार्य यकृत कोशिका के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन या विषकरण। तीसरे नंबर पे रेखित पेशी के अंदर कैल्शियम का भंडारण करना। रेखित पेशी के अंदर ईआर को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसके बाद में खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका लिखा, रफ ईआर लिखा। रफ ईआर के अंदर लिखा अपने सिस्टर नहीं पाई जाती और राइबोसोम के कण भी पाए जाते हैं। कार्य के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। दूसरा कार्य गोल्गी का निर्माण करना। सेकंड नंबर पे गोल्गी लिखा। पहली लाइन उत्पत्ति किससे हुई? आरईआर से। क्योंकि आरईआर मिलता नहीं, आपको नाम मिलते हैं तो ईआर भी मान सकते हो आप उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा स्रावी तथा ग्रंथिल कोशिकाओं के अंदर बहुत ज्यादा विकसित होता है गोल्गी, और गोल्गी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी कहते हैं। कार्य के अंदर चार कार्य लिखे थे। पहला कार्य शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण, दूसरा अंडे में योग का निर्माण, तीसरा आयरन, कॉपर, सिल्वर का अवशोषण और चौथे नंबर पे प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण करना। उसके बाद में लाइसोसोम लिखा। लाइसोसोम के लिए लिखा हमने इसमें जल अपघटनीय एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है। आत्मघाती थैली कहने के बाद में कहा इसमें पॉलीमोर्फिज्म या बहुरूपकता पाई जाती है। और उत्पत्ति किससे होती है? यहां तक लिख लिया था, ठीक है। हेडिंग डालो लाइसोसोम के प्रकार। लाइसोसोम के प्रकार। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग भाई। लाइसोसोम के प्रकार। इकलौता ऐसे कोशिकांग जो बहुत सारे रूपों के अंदर पाया जाता है वो लाइसोसोम। प्रकार की अगर बात करते हैं तो मेनली चार प्रकार का लाइसोसोम होता है। सबसे पहले आता है प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरे नंबर पे द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरे नंबर पे अवशेषी लाइसोसोम और चौथे नंबर पे आता है ऑटोफेगोसोम। क्या नाम आता है? ऑटोफेगोसोम। आपसे पूछा जाता है ऑटोफेगोसोम किसका नाम है? वो बेसिकली नाम किसका है? लाइसोसोम है। सबके अलग अलग काम है। प्रकार की अगर बात करते हैं तो हमने कहा चार प्रकार। कितने प्रकार? चार प्रकार के अंदर पहला नाम प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा नाम द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरा नाम अवशेषी लाइसोसोम। अवशेषी को रेजिडुअल भी कहते हैं।
इसके अलावा अगर बात करते हैं चौथे नंबर पे, तो इसका नाम है ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम कार्य की अगर बात करते हैं तो प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, और पाचक एंजाइम्स का काम क्या रहेगा? पाचन करना, डाइजेशन करना। ठीक है। द्वितीयक लाइसोसोम बेसिकली अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करता है, यानी कोशिका के अंदर अगर पाचन हो रहा है, उस अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य कौन करेगा? द्वितीयक लाइसोसोम। अवशेषीय लाइसोसोम इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये एक्सोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। कल पढ़ा था एक्सोसाइटोसिस। बाहर निकालना। और ऑटोफेगोसोम का काम है कोशिकांगों का पाचन करना। किसका पाचन करना? कोशिकांगों का। मान लो कोई कोशिकांग कोशिका के अंदर काम नहीं कर रहा, डिस्ट्रॉय करना, बस पड़ा पड़ा तो वहां पर अगर बॉडी रहे, अगर वहां पर पड़ी रहेगी तो वो बेसिकली साइटोप्लाज्म को खराब करने का ही काम करेगी। तो उन खराब हुए कोशिकांगों के पाचन करने का काम कौन करेगा? ऑटोफेगोसोम। कुछ उत्सर्जी पदार्थ ऐसे होते हैं जो कोशिका अपने आप बाहर नहीं निकाल सकती, उसके लिए बेसिकली एक्सोसाइटोसिस के द्वारा अवशेषीय लाइसोसोम आता है और इन अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। द्वितीयक लाइसोसोम की अगर बात करते हैं तो कोशिका के अंदर जो पाचन हो रहा है बेसिकली उस पाचन को करने का कार्य कौन करेगा? द्वितीयक लाइसोसोम। और प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम उपस्थित होंगे, तो जैसे ही आप खाना खाओगे और वहां पर पाचन की जरूरत पड़ेगी, वैसे ही इस प्राथमिक लाइसोसोम के द्वारा पाचक एंजाइम का श्रावण किया जाएगा और पाचक एंजाइम के श्रावण के कारण जो खाना आपने खाया है उसका पाचन हो जाएगा। ठीक है। काम मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा, लेकिन फिर भी ऑटोफेगोसोम जरूर याद रखना कि कोशिकांगों के पाचन का कार्य कौन करता है? ऑटोफेगोसोम। तो लाइसोसोम के प्रकार की अगर बात करते हैं तो लाइसोसोम कितने प्रकार का? चार है। चार में सबसे पहले काम क्या होता है? दूसरा कार्य, तीसरा काम क्या रहेगा, और चौथे नंबर पे ऑटोफेगोसोम का काम क्या रहेगा? आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? बाकी की मैं बुक की क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आर्थरोलॉजी की क्लास लगी थी क्या सर? बिल्कुल लगी थी। आर्थरोलॉजी खत्म कर चुके हैं। लाइव वालों की आर्थरोलॉजी अलग से होगी भाई। तुम्हारी पहले ऑस्ट्रोलॉजी होगी, फिर आर्थरोलॉजी होगी।
अंडरलाइन करोगे कोशिका की आत्मघाती थैली। लिख लिया सबने? लिखो लाइसोसोम के बाद में राइबोसोम। स्पेशली होता ही है, बस वो स्पेशली है हमारे पास में। बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर तो इनके अंदर पाचन वाचन और सब करने के लिए एंजाइम्स ही होंगे। मेन जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, बेसिकली जो है ऑटोफेगोसोम है ना। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के कारण ही दूसरे कोशिकाओं का पाचन कर पाएगा। ठीक है, बाकी के अंदर पाचक एंजाइम्स भी है, अंत कोशिका पाचन भी काम करेगा। तो अल्टीमेटली बात तो वहीं पे आके आती है कि एंजाइम्स तो है इसके अंदर। ठीक है, तो उत्पत्ति सबकी गोल्जिकाई से ही होगी। प्राथमिक वहां पर लिखने का रीजन ये था कि प्राथमिक के अलावा हमारे पास में द्वितीयक तृतीयक वगैरह सारे के सारे थे, इसलिए लिखा अपन। नेक्स्ट लिखो राइबोसोम। लिख लिया सबने? राइबोसोम। राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो राइबोसोम को और नामों से भी जाना जाता है। जैसे लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, वैसे राइबोसोम को कोशिका का इंजन या फिर कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या क्या कहेंगे? कोशिका का इंजन या कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखोगे। राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। इसलिए आपको कहा जाता है कि राइबोसोम किससे मिलकर बनता है। आपको जवाब देना है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। किससे मिलकर बनेगा? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्वेश्चन पूछा जाता है राइबोसोम की उत्पत्ति कहां पर होती है? उत्पत्ति वो होती है केंद्रिका में। किसके अंदर? केंद्रिका को अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? नहीं, क्योंकि राइबोसोम की उत्पत्ति किसमें हो रही है, इसलिए केंद्रिका को हम राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोमल फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री तो किसको कहते हैं, और राइबोसोमल फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोमल फैक्ट्री क्यों कहते हैं केंद्रिका को? क्योंकि राइबोसोम की उत्पत्ति कहां पर होती है? केंद्रिका के अंदर होती है। ध्यान रखोगे इस चीज को। सर रिलैक्सेशन मिलता है ना तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाया करते। तुमने क्या हैबिट बना ली कि हाँ सर कुछ बोलते तो है नहीं। कल से अगर 7-10 के बाद में कोई भी आया तो उसको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा मैं। ध्यान रखना इस चीज का। राइबोसोम के प्रकार की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रकार की अगर बात करते हैं तो कितने प्रकार के राइबोसोम है? एक तो होते हैं 70S और एक होते हैं 80S। दोनों के अंदर दो दो सब यूनिट पाई जाती है। 70S के अंदर पाई जाती है 50S और 30S, जबकि 80S के अंदर अपना गणित वाला दिमाग कभी मत लगाना यहाँ पर कि सर 60 और 40 तो 100 होते हैं, 50 और 30 80 होते हैं, आपने 70 लिखा। गणित आती है मेरे को भी, थोड़ी 10वीं तक पढ़ी है मैंने, है ना, लेकिन ऐसा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर, बस यूनिट्स होती है। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग। क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग ने खोज करी थी इसलिए बोल देते हैं। 70S राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका। जेनेटिक्स पढ़ी है ना? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ी है? आपके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक, सही है क्या? और बैक्टीरिया वायरस के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो राइबोसोम को कोशिका के इंजन या प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम के द्वारा ही फिर सारे के सारे काम होने हैं। अल्टीमेटली अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। आरएनए के अंदर क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम पाया जा रहा है। तो अल्टीमेटली प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से एंजाइम्स भी बनेंगे। ठीक है, जो ऊर्जा उत्पादन के अंदर भी सहायता करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस हो चाहे क्रेब्स चक्र हो, दोनों के अंदर सहायता करने का काम करेंगे। इसीलिए कोशिका का इंजन बोलेंगे, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे। आरएनए प्लस प्रोटीन यानी कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बनता है। राइबोसोम की उत्पत्ति केंद्रिका के अंदर हो रही है, इसलिए इसको राइबोसोमल फैक्ट्री। ध्यान रखना, राइबोसोमल फैक्ट्री कहा है केंद्रिका को, जबकि प्रोटीन फैक्ट्री कहा है राइबोसोम को। क्लियर है? ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर दो प्रकार के राइबोसोम है, 70S 80S। 70S के अंदर 50 और 30, 80S के अंदर 60 और 40। आपका लेवल यहीं तक है। ज्यादा पूछेगा तो इसका मतलब पूछा था कि इसका मतलब होता क्या है, वो होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, एक टेलीग्राम यूनिवर्सिटी का ज्ञान आया था कि कोशिकांगों में कोशिकांग कौन सा होता है? कोशिकांग में कोशिकांग राइबोसोम क्यों होता है? कोशिकांगों के अंदर होता है। कोशिकांग में कोशिकांग वो कौन सा होता है? राइबोसोम। क्यों होता है वो भी सुनो। ईआर पढ़ा? अंतःप्रदेवी जाली का रफ ईआर पढ़ी? रफ ईआर भी अपने आप में तो कोशिकांग ही है ना। उसके अंदर भी क्या पाया गया? केंद्रक भी अपने आप में कोशिकांग है। उसके अंदर भी क्या पाया गया? इवन उससे छोटी संरचना केंद्रिका तक में अंदर क्या पाया गया? राइबोसोम पाया गया। तो इसलिए पूछा गया है कि कोशिकांग में कोशिकांग कौन सा होता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है आपसे कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है। सबसे छोटा कोशिकांग, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, वो भी कौन सा है? जब सबसे छोटा पूछा है तो सबसे बड़ा भी पूछेंगे। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा रहेगा? वो कौन सा रहेगा? केंद्रक, न्यूक्लियस। राइबोसोम का कार्य क्या है? क्या काम है? अरे लिख तो दिया, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का संश्लेषण। और जो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा उस प्रोटीन से बेसिकली एंजाइम्स का निर्माण होगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो छोड़ देना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रह जाएगा हमारे को। सबसे छोटा कोशिकांग है, इसलिए किसी भी कोशिकांग के अंदर पाया जाएगा ये वाला। इवन सेंट्रोसोम या तारकाई के अंदर भी आरएनए पाया जाता है, तो वहां पर भी आपको राइबोसोम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी की सारी बातें किसके लिए है? दिक्कत यहां तक याद करके आया करो तो।
राइबोसोम के प्रकार में से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर निम्न में से कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ध्यान रखना चारों ऑप्शन के अंदर अगर 50s, 30s, 60s, 40s, 70s, 80s अगर ये सारे ऑप्शन दे रखे हो तो 70s और 80s को प्रेफरेंस दोगे आप। अगर 70s, 80s ऑप्शन के अंदर नहीं होगा तो ही आप क्या करोगे, 50s, 30s पे जाओगे, वरना प्रॉपर जो यूनिट है बेसिकली 70s और 80s वहीं तक आंसर दोगे आप। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 70s राइबोसोम कौन सी दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, तो ध्यान रखोगे थोड़ा सा। लिख लिया? आधा से ज्यादा टाइम तो तुम्हारा पेन चेंज करने में जाता है। कोई ना, नोट्स अच्छे अच्छे लगते हैं ऐसे रंगीन रंगीन से, है ना। याद तो करना है नहीं अपने को, चित्रकला ही करनी है। लिखो नेक्स्ट। सर आपने साइनिवल जोड़ हमें पढ़ा ही नहीं। करवाएंगे भाई, करवाएंगे, तुम्हारा भी करवाएंगे। लाइव वालों की पहले ऑस्ट्रोलॉजी पूरा करेंगे, उसके बाद में आर्थोलॉजी करवाएंगे। ऑफलाइन बैच वालों की आर्थोलॉजी थोड़ी सी बच रही थी जो हमने कल करवाई है। दिक्कत है यहां तक? राइबोसोम के बाद में लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लिख लिया? और कुछ पढ़ा चाहे नहीं हो बचपन के अंदर साइंस के अंदर, लेकिन ये जरूर पढ़ा आपने कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसका निर्माण होता है, कैसे होता है। क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस से भी तो होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है, और क्रेब्स चक्र कहां पर होता है। किसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, किसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पढ़ा होगा बचपन के अंदर डिप्लोमा के दौरान, पढ़ा है क्या? नहीं, चलो कोई ना, हम पढ़ाएंगे सारा सारा। देखो देखो,
माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक्स में दे रखा है, सड़ा सा क्वेश्चन है कि मनुष्य के पैर के समान या चप्पल के समान कौन सा कोशिकांग होता है, दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली डबल लेयर्स पाई जाती है ना, और इसके अंदर भी ऐसे प्रवर्ध मिलते हैं हमारे को, उंगलियों के समान प्रवर्ध। ये जो प्रवर्ध मिल रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। सिस्टर्नी किस में पाई जाती है? इसके अंदर, आरईआर के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के अंदर F1 कण इस प्रकार से कण पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं F1 कण। क्या बोलते हैं? F1 कण। बेसिकली ये F1 कण ईटीएस में सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? ईटीएस की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऊर्जा उत्पादन के लिए एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्रेब्स चक्र से भी डीप है ये वाला ईटीएस वाला, जरूरत नहीं है हमारे को इसकी। बाहर की तरफ अगर देखते हैं तो बाहर की तरफ देखो, इन कणों के अंदर तो ये डंडा है, वृंत है, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई डंडा नहीं है। इनको बोलते हैं सब यूनिट ऑफ पियर्सन। क्या बोलते हैं? पियर्सन। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से, बुक में दे रखा था इसलिए बता दिया मैंने आपको। सब यूनिट ऑफ पियर्सन। ठीक है। बीच में जो बचा हुआ भाग है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर आपको डीएनए भी देखने को मिलेगा और आरएनए भी देखने को मिलेगा। इकलौता ऐसा कोशिकांग है केंद्रक के बाद के अंदर जिसके अंदर डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। सेंट्रोसोम के अंदर भी उगम सिंह जी ने लिख रखा है कि डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं, नहीं है ऐसा। सेंट्रोसोम के अंदर सिर्फ आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता। क्लियर? ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगलियों के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी के ऊपर व्रंत विहीन कण पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं? सब यूनिट ऑफ पियर्सन। जिसके व्रंत युक्त कण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? F1 कण। किसमें सहायता करते हैं? ईटीएस के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्ती कोशिकांग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। इसके अलावा बचपन की याद है, कोशिका का शक्ति ग्रहण, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अर्धस्वायत्ती कोशिकाओं का मतलब समझो, अगर किसी कोशिका के अंदर विभाजन होना है तो जेनेटिक मटेरियल का होना आवश्यक है, सही है कि नहीं है? और वो जेनेटिक मटेरियल कोशिका के अंदर कहां पर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिका विभाजन होता है ना? ऐसा ही है। अगर कोशिका विभाजन आपने पढ़ा हो थोड़ा सा भी बचपन के अंदर, तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा, चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, और उसके बाद के अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। सही है? ठीक है। केंद्रक से ही विभाजन की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि मेन जो जेनेटिक मटेरियल है, गुणसूत्र है, वो किसके अंदर पाए जा रहे हैं? केंद्रक के अंदर। ठीक है। और केंद्रक को नियंत्रण कक्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि जेनेटिक मटेरियल केंद्रक के अंदर ही पाया जा रहा है। डीएनए भी है, आरएनए है। डीएनए बना सकता है, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम्स बना सकते हैं, और वही एंजाइम्स पूरी कोशिका के अंदर नियंत्रित करने का कार्य करते हैं विभिन्न उपापचय क्रियाओं का। क्लियर है? केंद्रक की तरह इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो डीएनए आरएनए पाया जा रहा है। अब डीएनए आरएनए पाया जा रहा है तो ये खुद के काम खुद भी तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? इसको नियंत्रण करने के लिए केंद्रक की आवश्यकता है क्या? अगर ये चाहे कि विभाजन मेरे को करना है तो विभाजन भी कर सकता है, लेकिन चाहे तो, अगला नहीं चाहता तो नहीं करता। बस केंद्रक चाह देता है तो कर लेता है, केंद्रक नहीं चाहता तो नहीं करता ही।
लेकिन अगर बात करते हैं किसके अंदर, शुक्राणु के अंदर, पूंछ के अंदर, वहां पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो जहां पर भी मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे वहां पर भी विभाजन का कार्य भी कर लेगा, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। अपने आप के अंदर खुद को कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है, लेकिन कोशिका के अनुसार ही काम करता है। ठीक है, जैसे क्षमता तो आपके अंदर यहाँ पर क्लास के अंदर बहुत कुछ करने की है, मन के अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए सामने खड़ा हूं मैं, इसलिए आप थोड़े से कंट्रोल के अंदर रहते हो, बाकी कैपेसिटी सबके अंदर है। ठीक है ना, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। कार्य की अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, सबसे पहले एटीपी या ऊर्जा का उत्पादन करना। एटीपी का पूरा नाम लिखा ही अपन ने पहले, ठीक है, लिखा है ना? नहीं सर, दूसरे बैच में लिखा होगा, लिख देते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पहला कार्य। दूसरा कार्य है वसा का उपापचय, और तीसरा कार्य है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब समझो इनका। पहला कार्य ऊर्जा का उत्पादन करना, किसके द्वारा? क्रेब्स साइकिल के द्वारा। किसके द्वारा? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी कहते हैं। थोड़ा सा फिजियोलॉजी वाले पार्ट में घुसने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सरफेसली ये कोशिका है, यह है केंद्रक, और यहां पर पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? ये क्या है? कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका को ऊर्जा का उत्पादन करना है। किसका उत्पादन करना है? ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो ग्लूकोज की और दूसरी ऑक्सीजन की। ग्लूकोज आएगा इंटेस्टाइन से अवशोषित होकर रक्त के द्वारा, और ऑक्सीजन आएगी फेफड़ों से अवशोषित होकर यहां पर। ठीक है, सही है। ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को परिवहित करने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन इस कोशिका के पास में ऑक्सीजन लेके आया, ठीक है, और ब्लड के द्वारा यहाँ पर क्या पहुंच गया? ग्लूकोज भी पहुंच गया। ठीक है, बचपन के अंदर एक लाइन सुनी है आपने, C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2 प्लस 38 ATP। ये 38 ATP की अगर बात करते हैं तो इस 38 ATP के लिए हमारे पास में दो क्रियाएं हैं। पहली क्रिया का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है? और दूसरी क्रिया का नाम है क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्वेश्चन हमारे से पूछा था कि ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है, क्रेब्स चक्र कहां पर होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होगा और क्रेब्स चक्र कहां पर होगा? पहली बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फिजियोलॉजी के अंदर पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है। ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा होता है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर करके आओगे? सिर्फ कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है, और क्रेब्स चक्र सिर्फ कहां पर होगी? ग्लाइकोलाइसिस के लिए O2 की आवश्यकता, लेकिन क्रेब्स चक्र के लिए O2 की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको ऊर्जा का उत्पादन करना है, पूरी 38 ATP का उत्पादन करना है, पहले ग्लाइकोलाइसिस में जाना पड़ेगा और उसके बाद में किस में जाना पड़ेगा? पहले कोशिका द्रव्य में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, दोनों की जरूरत थी? भगवान चाहता तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बना देता। क्या जरूरत थी? भगवान ने पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना दिया, ग्लाइकोलाइसिस वाला सिस्टम नहीं किया। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई तुरंत सलट गए, ऊर्जा का उत्पादन हुआ नहीं, कोशिकाएं मर गई। भगवान ने सोचा थोड़ा सा मौका तो देना चाहिए इसको, मौका दिया भगवान ने ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा,
ऑक्सीजन की आवश्यकता के अंदर ग्लाइकोलाइसिस कार्य करेगा? क्रेब्स चक्र कार्य नहीं करेगा। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा आपको याद हो कितनी एटीपी का उत्पादन होता है? 6 एटीपी का उत्पादन होता है। बाकी बची हुई एटीपी का उत्पादन किससे होता है? तो मौका देने वाली डूबते को तिनके का सहारा, सुना है? वो तिनके का सहारा कौन प्रदान करेगा? किस केस के अंदर? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, तो उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए ऊर्जा उत्पादन का कार्य भी कौन कर देगा? ग्लाइकोलाइसिस कर देगा। तो ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है और विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होता है। ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, नहीं होगी तो भी ग्लाइकोलाइसिस होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी तो क्रेब्स चक्र उपस्थित नहीं होगा। ठीक है ना? सोने वाले भी ध्यान देंगे क्लास के अंदर। क्लियर है? जगेंगे थोड़ी सी नींद से, है ना? अभी तो तुम उठ के आए हो। चलो, तो वापिस से माइटोकॉन्ड्रिया पे आओ अपन। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगलियों के समान प्रवर्त पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी के ऊपर कौन से कण जो किसमें सहायता करते हैं? ईटीएस के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। इसके ऊपर व्रंत विहीन कण है, व्रंत विहीन कण पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सब यूनिट ऑफ पेयर्स। मैट्रिक्स के अंदर डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए के पाए जाने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिका। और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्ति गृह। तो कोशिका को शक्ति प्रोवाइड करने का, एटीपी प्रोवाइड कराने का कार्य कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। कार्य की अगर बात करते हैं तो एटीपी है ऊर्जा का उत्पादन। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसके द्वारा करेगा? क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। अब क्या क्या होता है क्रेब्स चक्र के अंदर, ये फिजियोलॉजी वाले पढ़ा देंगे, बाकी तो वो पढ़ाने की भी जरूरत होती नहीं। वैसे क्रेब्स चक्र होता क्या, कोई नहीं पूछता तुम्हारे से, फिर भी पढ़ाते हैं हम, है ना, मन की तसल्ली के लिए। वसा का उपापचय। अब एक बात आती है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वर्ड सुना आपने जेनेटिक्स के अंदर? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? आनुवंशिकता। क्या होता है? आनुवंशिकता क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाना। सही है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है आपको? डीएनए आरएनए की। तभी तो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे। आप जानते हो यहाँ पर नर होगी, मादा होगा। नर के अंदर n नंबर ऑफ, मादा के अंदर भी n नंबर ऑफ। ये n किसके अंदर होगा? नर के अंदर। और मादा के अंदर अंडाणु के अंदर। दोनों के अंदर फिर क्या होगा? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और क्या बन जाएंगे? 2n। क्या बन जाएगा? ऐसा ही होता है? दिक्कत है इसके अंदर किसी को? नहीं। मेन आनुवंशिकता जो होती है वो होती है केंद्रक के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो n नंबर ऑफ गुणसूत्र मैंने लिखे हैं, ये n नंबर ऑफ गुणसूत्र किसके अंदर पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रमुख आनुवंशिकता किसके कारण होगी? केंद्रक के अंदर। ठीक है। शुक्राणु की संरचना की अगर बात करते हैं तो शुक्राणु कुछ ऐसा होता है, बीच के अंदर केंद्रक जिसमें n नंबर ऑफ गुणसूत्र। ऐसा ही अंडाणु की अगर बात करते हैं तो अंडाणु भी कुछ ऐसा होता है, n नंबर ऑफ गुणसूत्र बीच के अंदर। ये कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका द्रव्य के अंदर यहाँ पर क्या पाया गया? माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया गया। ऐसा ही हुआ। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर डीएनए और आरएनए पाया जा रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक है। शुक्राणु आया इस अंडाणु के पास में, अंडाणु के पास में आके चिपक गया। ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आगे एक्रोसोम ने इस अंडाणु की वाल को तोड़ा, और तोड़ने के बाद में सिर्फ केंद्रक वाला पोर्शन है वो यहाँ पर चला गया। यानी कि अब जाइगोट की अगर बात करते हैं तो जाइगोट के अंदर ये n नंबर केंद्रक तो अंडाणु का, ये किसका आ गया? शुक्राणु का। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया? किससे आया? अंडाणु से। क्योंकि शुक्राणु से सिर्फ क्या आया? केंद्रक आया। सही है कि नहीं है? ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं है? आ गया? ठीक है। मेन आनुवंशिकता किसके कारण हो रही थी? केंद्रक के कारण। लेकिन साइटोप्लाज्म में, अंडाणु के साइटोप्लाज्म के अंदर जो डीएनए और आरएनए पाया गया था, वो डीएनए आरएनए अगली वाली पीढ़ी के अंदर भी स्थानांतरित हो गया। तो मैक्सिमम आनुवंशिकता जो होती है वो केंद्रक के द्वारा होती है, लेकिन कुछ मात्रा में जो आनुवंशिकता होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा भी होती है। और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, ऐसी आनुवंशिकता को हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्मिक
इनहेरिटेंस। कितनी? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो हमारे अंदर ऐसे बोलने के अंदर अपने आनुवंशिकता जेनेटिक्स जब पढ़ते हो तुम तो इजीली बोल देते हैं कि भाई 50% गुण पिताजी के और 50% गुण माता जी के, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं। चाहे 0.001% गुण ही हमारे अंदर माता से एक्स्ट्रा हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा भी कुछ इनहेरिटेंस हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया गया? डीएनए और आरएनए पाए गए। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करता कौन सा कोशिकांग है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है ये समझ में आ गया? दिक्कत यहां तक? लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग डालिए माइटोकॉन्ड्रिया। लिखो माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलियों के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलियों के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलियों के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। उंगलियों के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलियों के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। सर मैनेजमेंट कब से पढ़ाओगे? सर ये एनाटॉमी कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी? क्वेश्चन तो ऐसे पूछते हो तुम मेरे से जैसे तुम्हारे को पूरी एनाटॉमी याद है अभी तक की। जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। सिस्टर ने किसके ऊपर पाई जाएगी? आरईआर के ऊपर। लिखो, इस पर F1 कण या ऑक्सीसोम, F1 कण को ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। इस पर F1 कण या ऑक्सीसोम, इस पर F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इस पर F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं जो ETS, जो ETS ब्रैकेट में लिखोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सहायता प्रदान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS में सहायता प्रदान करते हैं। तो ETS में सहायता प्रदान करने का कार्य कौन करेंगे? F1 कण या ऑक्सीसोम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बाहरी झिल्ली पर, बाहरी झिल्ली पर, बाहरी झिल्ली पर व्रंत विहीन, ये लिख रहा, बाहरी झिल्ली पर व्रंत विहीन, बाहरी झिल्ली पर व्रंत विहीन कण पाए जाते हैं। बाहरी झिल्ली पर व्रंत विहीन कण पाए जाते हैं। बाहरी झिल्ली पर व्रंत विहीन कण पाए जाते हैं, जिसे सब यूनिट ऑफ पियर्सन कहते हैं। बाहरी झिल्ली पर व्रंत विहीन कण पाए जाते हैं, जिन्हें सब यूनिट ऑफ पियर्सन, जिन्हें सब यूनिट ऑफ पियर्सन कहते हैं, जिन्हें सब यूनिट ऑफ पियर्सन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। इसलिए इसे, इसलिए इसे, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्ती कोशिकांग, सबसे ऊपर लिखा हुआ है देखो, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्ती कोशिकांग,
सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्ती कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। अर्ध स्वायत्ती कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। चाय कौन पिएगा? अर्ध स्वायत्ती कोशिकांग भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। कार्य से पहले ये लिख लो, कोशिका का शक्तिगृह, अन्य नाम कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ सेल। अन्य नाम कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट लिखो, कार्य। देखो, पहला कार्य ऊर्जा का उत्पादन। पहला कार्य लिखो, ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा का उत्पादन ब्रैकेट में लिखोगे एटीपी, और पूरा नाम लिखोगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्रेब्स चक्र के द्वारा, क्रेब्स चक्र के द्वारा, क्रेब्स चक्र के द्वारा, किसके द्वारा करेगा? क्रेब्स चक्र, है ना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैंने लिखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं तुम्हारे से कोई पूछेगा ऐसा, इतना कठिन कोई पूछता नहीं तुम्हारे से। दूसरा कार्य लिखो, वसा का उपापचय। वसा का उपापचय फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर भी सहायता कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। वसा का उपापचय, उपाचय नहीं होता, उपापचय, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट लिखोगे तीसरे नंबर पे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती क्या है, ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो रट लेना। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के। नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। किसके अंदर होता है? कोशिका द्रव्य में। जबकि क्रेब्स चक्र, जबकि क्रेब्स चक्र ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
पहली लाइन तो समझ में आ गई। दूसरी लाइन लिखो, ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, अथवा अनुपस्थिति दोनों में होता है। दोनों में होता है। जबकि क्रेब्स चक्र के लिए जबकि क्रेब्स चक्र के लिए जबकि क्रेब्स चक्र के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। जबकि क्रेब्स चक्र के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला है, ऑक्सीडेटिव यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ही होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर क्रेब्स चक्र नहीं होगा। लेकिन अगर बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन हो चाहे नहीं हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी का ऊर्जा उत्पादन कम हो रहा है और शरीर को एटीपी चाहिए ज्यादा, तो कुछ समय के लिए सपोर्ट कर देता है, लेकिन पूरे शरीर के ऊर्जा उत्पादन को मेंटेन नहीं कर सकता ग्लाइकोलाइसिस कभी भी, है ना। दोबारा इसको क्रेब्स चक्र की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर क्रेब्स चक्र नहीं हुआ तो जानते हो तुम, हेडिंग डालो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में तारक काय, सेंट्रोसोम।
कैसे हो? चलो बताओ थोड़ा सा। शीत ऋतु का समय दिसंबर से, अरे दिसंबर से औसत तापमान, औसत तापमान, औसत तापमान, सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान, जिला, जिला। दोस्तों शीतकाल में भूमध्य सागर में क्या उत्पन्न होता है? इसे क्या कहते हैं? विक्षोभ।